मिस्टर रवि गुप्ता। जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, एक दफा सारे मेकर्स यहीं पर एक बार जरा लैला मजनू के लिए हो जाए कुछ तो मजा आएगा। इतने से में कुछ नहीं होता। Come on! That's the appreciation you guys deserve. So cool. रांझना के ऊपर एक वीडियो मैंने बनाया था, YouTube पे देखा है आपने किसी ने? हमने बताया कि कैसे एक असल प्रेम कहानी स्टेजेस के जरिए होती है। प्यार ऐसे नहीं किया जाता कि करो और हो जाता है। प्रेम धीरे धीरे परवान चढ़ता है। There are stages of love. There are 7 stages of love. Anybody know what are they? What's the first stage? We're getting there, right? दिलकशी, उन्स, मोहब्बत, अकीदत, इबादत, जुनून और तो क्यों ना लैला मजनू की कहानी इन 7 स्टेजेस के जरिए अविनाश और तृप्ति दोनों को साथ में इमेजिन करते हुए एक बार फिर से जी लें। ये बात लैला मजनू असल में एक असल कहानी है। बहुत सारी ऐसी कहानियां होती हैं प्रेम वाली जो आपने सुनी है, पर वो हुई थी नहीं हुई थी किसी को नहीं पता। ये सच में हुई थी। 9th सेंचुरी में अरेबियन पेनिनसुला में 2 लोग रहते थे, लैला अल अमीरिया और कैस अब्न अल मुलावा। उनकी कहानी 9th सेंचुरी के बाद 200 साल तक वो घूमती रही। 11th सेंचुरी में पहली दफा निजामी गंजवी ने पहली दफा उन्हें पोएम्स में लिखकर उतारा और उसके बाद ये कहानी ने ट्रैवल करना शुरू किया। आने वाले 700-800 सालों तक इस कहानी ने न जाने कितने देश बदले, किरदार बदले, भाषाएं बदली। हर किसी ने इस कहानी को अपने अपने जरिए से सुनाने की कोशिश की है, लेकिन सबसे ज्यादा जोर से जो यहाँ बैठे हर शख्स को कहानी छुई थी वो थी 2018 वाली लैला मजनू। लैला मजनू वो कहानी है जिसने आप यहाँ हर बैठा शख्स कम से कम एक दफा फूट फूट के लैला मजनू में रोया है ना? कोई है जिसको आंसू नहीं निकले तो और निकलो। As he just said, that cinema is a director's medium. तो ये आपकी नजरों से, आपके चश्मों से हम सब ये पिक्चर देख पाए, कहानी हम सबको छू पाई, तो हम सब की तरफ से स्पेशली आपको बिग राउंड ऑफ अप्लॉज एंड थैंक यू। कम ऑन इंसान, थैंक यू सो वेरी मच, यू वेरी लवली, सीरियसली सो नाइस। एंड देन द मजनू, तो गिव इट अप फॉर अविनाश तिवारी मेरे जानवर। लाउडो। तो थे एक शख्स इम्तियाज अली साहब, उन्होंने लैला अपनी दोस्तों के साथ जब बैठी हुई है तब के कुछ सीन्स लिखे थे। 1-2 सीन लिखना शुरू किए, बढ़ते बढ़ते वो 24-25 सीन हो गए और उन्होंने रख दिए थे कि देखेंगे कभी। प्रीति जी ने लकीली एक दिन वो पढ़ लिए और वो अटक गई कि इस पे तो पिक्चर बननी चाहिए। 5-6 साल बीत गए, कोशिश करते करते नहीं हुआ, लेकिन वो कहते हैं ना, वो सोने की छड़ी जब मिलती है तभी सब होता है। वो सोने की छड़ी लेकर आए साजिद भाई और ले दे के बन गई लैला मजनू। तो जो पहला डोमिनो गिरा था ना इस कहानी को आप तक पहुंचाने का, वो यहाँ से आया था। लैला मजनू जिसे पसंद है, पसंद तो है ही, गाने बहुत खूबसूरत है ना, तो एक बारी नीलाद्री कुमार और जॉय बरुआ के लिए जोर से ताली बजाएंगे। ब्यूटीफुल, व्हाट सॉन्ग्स दे हैव डन। अरिजीत सिंह, आतिफ असलम, श्रेया घोषाल जी एंड जोनिता गांधी के लिए भी एक बारी जोर से ताली बजाएंगे। DOP of the movie is also Helen Zanashad Bhattacharya. Thank you, wonderful job sir. By the way, another trivia which most of the people don't know, वो जब लैला को उतार कर बाजी को बिठा कर लेकर जाते हैं कार में और वो उतर कर एक थप्पड़ मारती हैं, और कोई नहीं, साजिद भाई की बेटर हाफ मिसेस माजिद खान। इज जन्म बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर। इम्तियाज अली एंड साजिद सर एंड आरिफ सर, इन तीनों के मम्मी पापा भी यहाँ पर हैं, एक बार उनके लिए जोर से ताली बजाएं। एंड नॉट जस्ट लाइक दैट, मूवी में ये भी थे। जब शादी हो रही है लैला की, तो अंदर जितने लोग बैठे होते हैं उसमें से 2 खूबसूरत लोग ये भी हैं। तो देखो ऑनेस्टली पूरी की पूरी कास्ट यहीं पर बैठी है यार। अब हमारे प्लीज आतिफ असलम साहब, अरिजीत जी या श्रेया जी या जोनिता तो नहीं है, लेकिन हमारे अपने अपने वर्जन वाले वो लोग हैं। तो आप अगर कहो तो मैं उन्हें स्टेज पे बुलाऊं। शाबाश, big round of applause and to 3 lovely musicians we have. Ankita Sardar on vocals, Aryan Tiwari on vocals and guitar, and the lovely drummer we have Jai Nikam, ladies and gentlemen. आजो। तो भाई कहानी ऐसे शुरू होती है कि सबसे पहले तो कश्मीर में लैला है। लैला यार सच बताओ, पहले 2-4 सीनों में आपको लैला से मोहब्बत तो हो जाती है ना। एक अजीब सी जुनूनियत है उसकी जवानी में, वो बहुत खूबसूरत है और वो ये बात जानती है कि वो बहुत खूबसूरत है। इतनी खूबसूरत जैसे एक हवा का झोंका,
भागा भागा एक पल में आपके पास आता है जिसे आप बस महसूस कर सकते हो। जब तक महसूस किया बगल से गुजर जाता है, सिर्फ हवा रह जाती है कि कोई आया था और चला गया। अल्हड़ चेहरे पे जैसे कोई शिकन नहीं थकान का, लेकिन उसके बावजूद आलसी एक नंबर की। वो वाला सीन याद है कि सुबह सुबह उठते ही पहुंची है कि अलार्म क्यों नहीं लगाती है? सिगरेट क्यों नहीं छोड़ते हो? तो बस सिगरेट काहे नहीं छोड़ते और चल पड़ती है अपने दोस्तों के साथ। और वो जानती है कि वो कितना खूबसूरत है, खेल रही होती है वहां के लोगों के साथ। पूरा शहर के हर लड़का जैसे उसके पीछे पागल है, ऐसे टिश्यू में पप्पियां करके लिपस्टिक बाहर फेंक दिया करती है और ऐसे लड़के भाग भाग के उसे पकड़ रहे हैं। याद आ गया सारे सी। कोई बाहर से अगर देख ले बड़ा बूढ़ा तो देखकर यही कह देगा कि भाई ये लड़की तो काम से, ये लड़की तो काम से। क्या बात। कहाँ मजनू ऊपर वाले तक पहुंच गया था और ऊपर वालों तक अब मैं पहुंच पाया हूँ। हाय। वो वाला सीन बड़ा पसंद है मुझे। अपने दोस्तों के साथ बैठी हुई है स्कूल में, अभी अभी पता चला कि गला लिप किस कर दी इसने। चांदनी रात को गई थी मैं अकेले, मिन्नत मांग के। बड़ी जादुई पावर्स होती है चश्मे में, सच्चे दिल से जो भी मांगो ना सब मिल जाता है। तो पहुंच जाती है चश्मे से मांगने अपने साथी को, अपने मजनू को। वहां जाती है तो वहां मजनू भी आ जाता है। क्या कर रहा होता है? छी छी छी। बस वहां जाकर जब पहली मुलाकात, अंधेरा है, ढंग से एक दूसरे को देखा भी नहीं है, लेकिन एक दूसरे के सामने और पास आ जाने भर से ये दोनों प्रेम की पहली स्टेज पर आकर खड़े हो जाते हैं, जिसे कहते हैं दिलकशी। एक तो शब्द बहुत खूबसूरत है, बोल के देखो, दिलकशी। ये वो मोमेंट है जब किसी को देखने भर से वो आपके आसपास हो, बस उस ख्याल से, उस फीलिंग से एक करंट नहीं दौड़ जाता ऊपर से नीचे तक, पूरे हिल से जाते हो। वो दोनों समझ चुके थे कि ये जो है ये कुछ पुराना है, लेकिन अक्सर हम बातों को डिनायल में टाल दिया करते हैं। तो लैला तो टाल देती है, लेकिन कैस भट्ट जो वहां का रिच स्पॉइल्ड ब्रैट, शराबी, स्कूल बंक करके निशात बाग में रिक्शा वालों के साथ जुआ खेलता है, हुस्ना जवास, कैस भट्ट ने उसको प्रेग्नेंट कर दिया था। दोबारी जाके सुसाइड करना पड़ा उसको। ट्रिविया क्विकली, जो जवाब देगा उसको एक स्पेशल गिफ्ट मेरी तरफ से। लैला अपने फोन में कैस भट्ट का नाम सेव करके रखती है। वो नाम को बता सकता है? She saved his name as हुस्ना जवाज, वही जिसको प्रेग्नेंट कर दिया था। तो ये सारी बातें लैला तक पहुंच चुकी है, सुन चुकी है वो, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर तो पता है ना कि ये कुछ पुराना है, ये इतने आसान से खत्म होने वाला नहीं है। और लगा पड़ा है कैस भाई साहब, टोरा है शहर में, जहां जाए, जिस दुकान में जाए, लाला से कोई पैसे ना ले। सब जैसे वो भाभी ट्रीटमेंट चला जा रहा है। एक दिन तो मतलब गिव अप भी कर देते कि आज तो हो ही जाए, ऐसी की तैसी है। और सामने सॉफ्टी खाने में लगे थे भाई तब भी। ओह, सॉफ्टी खाने लगा था मैं। अस्सलाम वालेकुम। तू अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता है? नहीं हूं नहीं ना। जिम जाता हूँ, कपड़े जूते स्टेबल मेंटेन करके रखिए। तुझे पसंद नहीं तो छोड़ दूंगा। वो भी पिघल तो गई है, लेकिन नाटक कर रही है ना। लेकिन कब तक पीछा करेगा? थोड़ा गिव अप भी करने पे आ जाता है। नहीं जाऊंगा उसके पीछे। रियली? हर प्रेम को बढ़ाने में वो बैल्कनी का बड़ा हाथ है। वही बैल्कनी में अपने कबूतरों के साथ खेल रही होती है, एक खूबसूरत से पिंजरे के साथ। और इसी पिंजरे को देखता हुआ नीचे बाइनोकुलर से हमारा कैस लगा हुआ है, और पीछे उसकी फेवरेट मूवी चल रही है, I love you। वाह, मैंने प्यार किया सुनकर इसको आइडिया आता है। कैस को बड़े प्यार से एक खत लिखकर भेजता है, छोटी सी चिट्ठी कबूतर के हाथ पे। उस पे क्या लिखा है? और वो वाकई उसकी और लैला की किस्मत को कायनात पर छोड़कर चल देता है। या वो सच में नहीं आएगा? जैसे ही इन्होंने भेजा कि जा, मैं अब नहीं आता, अब तू ही ढूंढ मुझे, कायनात ने अपना काम अगले ही दिन कर दिया। अगले ही दिन एक शादी में पट करके पड़ता है और पलटते हैं, और दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं। हालत खराब की इतनी जल्दी काम हो कैसे गया? हिल गए अंदर से। वो हिलने भर से उस पूरी शादी में ये दोनों प्रेम की दूसरी स्टेज पर आ जाते हैं, जिसे कहते हैं उन्स। एक तो बोलकर देखो, शब्द बहुत खूबसूरत है, UNSSSS। ये वो फीलिंग है ऑफ इन्फैचुएशन। उसका हाथ कहीं छू जाए, वो आपको देख ले, एक बार थोड़ी सी फोन पे बात हो जाए, 4-4 दिन नींद नहीं आती भैया। लगे हुए हैं, फोन नंबर बड़े प्यार से टिश्यू पे ले लेते हैं और लग जाते हैं। बस वो सिलसिला शुरू हो चुका आखिरकार, जिससे हम सब गुजरे हैं कि दिन दिन भर
दिन दिन भर काम करते हैं सिर्फ घर जाने के लिए, ताकि फोन करके बता सके कि आखिरकार दिन भर में किया क्या है। फोन पे लगे हुए हैं। जो तू कन्विंस हो गई है कि मैं नेक और शरीफ इंसान हूँ, हमें मिलना चाहिए। अच्छा जी, और क्यों मिलना चाहिए? मिल तो लो, यू नो, लाख छुपाए लेकिन ये प्यार कभी ना कभी सामने तो आ ही जाता है। लेकिन छुप छुप के मिलने से मिलने का मजा तो आएगा। तू कन्विंस हो गई या और कन्विंस करो, आखिरकार वो मान जाती है। और वो समय आता है, कार में बिठाकर बड़े स्टाइल से चल पड़ती है गाड़ी, और कैश उसे ले जाता है सबसे महफूज जगह, पहाड़ के ऊपर। क्यों? क्योंकि वो इकलौती वैसी जगह है जहां से हम सबको देख सकते हैं पर हमें कोई नहीं देख सकता। उस समय जब सरफिरी गाना आता है तब आपको इन दोनों की आंखों में वो मोहब्बत दिख जाती है, और ये दोनों उनसे बढ़कर तीसरे पड़ाव पर आकर बैठ जाते हैं, जिस पड़ाव को कहते हैं मोहब्बत, इश्क, प्यार, लव। फिरी सी बात है तेरी। हम सभी ने मोहब्बत कभी ना कभी तो किसी ना किसी से की है। क्या आपने कभी ना कभी किसी से मोहब्बत की है? और ये तीसरी स्टेज पर आ जाते हैं, मोहब्बत। ये वो वाला स्टेज है जब और कहीं कोई मन नहीं लगता आपका, हमेशा आप वहीं खोए हुए रहते हो, हमेशा उसी का चेहरा सामने होता है। एक खुसरो साहब का एक बहुत प्यारा सा दोहा है कि खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, जो उबरा सो डूब गया। सुना सबने, समझा किस किस ने? इतनी मोहब्बत करने के लिए बिना आपको उस मोहब्बत के अंदर डूबना पड़ता है। ऐसे समझो, इमेजिन करो कि आपको बहुत जोरों की प्यास लगी है, इतने जोरों की प्यास कि गला खराश से मरा जा रहा है, अभी पानी ना मिला तो शायद मर जाओगे। तब मैं आऊं आपके पास और आपसे कहूं कि सुनो, पानी गीला होता है, पानी पीने से तरावट आती है, प्यास बुझ जाती है। आपकी प्यास में कोई भी फर्क पड़ेगा? मेरी बातें सुनिए, जब तक पानी पियोगे नहीं तब तक प्यास नहीं बुझेगी ना। प्रेम बिल्कुल वैसा सा है, सुनकर, देखकर, पढ़कर समझने वाली चीज नहीं है। प्रेम करने के लिए प्रेम के अंदर डूबना पड़ता है, और कैस और लैला दोनों की आंखों में वो डूबा हुआ प्रेम उस समय में दिख जाता है। ये वही समय है जब एक दूसरे के अलावा किसी का चेहरा सामने आता ही नहीं। वो भी कहीं इधर उधर हो जाए तो दिल जैसे कह पड़ता है कि बस मैं और कुछ नहीं चाहता या चाहती, सिर्फ इतना कि तुम नजर में रहो, कि तुम नजर में रहो। खबर किसी को ना वाओ, एनर्जी। अब पूरी कहानी हमारी यहां से एक अजीब सा टर्न लेती है। देखिए, समझे इस बात को, हम सब ने मोहब्बत तो कर ली, लेकिन हमें पता नहीं होता कि इस मोहब्बत के आगे भी कुछ होता है। ज्यादातर लोगों को बस पता है कि आपको प्यार होता है और बस रह जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। प्यार के आगे भी बहुत सारी चीजें हैं, जहां धीरे धीरे हमारा कैस पहुंचने वाला था। हर अच्छी कहानी में एक विलन की एंट्री जरूरी होती है, और यहां भी हो जाती है। लैला के पापा के परमीत सेठी फैन इन द हाउस, गिव मी अ लाउड चीयर, कम ऑन एंजॉय। लवली कैरेक्टर, लवली एक्टर, वेल डन। विलन की एंट्री हो गई और लैला के सामने ये विडंबना आकर खड़ी हो गई कि अब या तो खत्म करो, गेम ओवर। और उसको वही चूज करना था, पापा जहां शादी कराएंगे करना ही पड़ेगी। पहुंच गई कि भाई कैस, बस हो गया, ठीक है, अब खत्म, गेम ओवर, ब्रेकअप, फिनिश। ठीक है फिर ब्रेकअप करते हैं। इतना सिंपल है तो करते हैं ना। कैस इज लाइक ओके बाय। ये सब मजाक है। तब जो कैस कहता है कि तुझे याद है उस दिन जो मैंने खत तुझे लिखकर भेजा था कि जा, मैं अब नहीं आता, अब तू ही ढूंढ मुझे। उस दिन मैं सचमुच चला गया था, तुझे अपनी किस्मत अपने खुदा के हवाले करके वापस नहीं आने वाला था, और अगले ही दिन तू मेरे सामने खड़ी थी। तुझे क्या लगता है ये हम कर रहे हैं? हमारी कहानी, और इन दुनिया क्या, दुनिया के लोग क्या, हम खुद भी इसे नहीं बदल सकते। ये कहने भर से कैस प्रेम की चौथी स्टेज पर आकर खड़े हो जाता है, जिसे कहते हैं अकीदत। एक तो शब्द बहुत खूबसूरत है, बोल के देखो, अकीदत। इस शब्द का मतलब है फेथ, विश्वास। आपको अपने प्यार पर इतना विश्वास है कि चाहे पूरी दुनिया खिलाफ क्यों ना खड़ी हो, अगर प्यार सच्चा है दोस्त तो पूरा तो होकर रहेगा। बस कैस की सारी बातों में वो अकीदत आपको देखने को मिलती है। लेकिन ध्यान रखना, लैला वही है
लैला भी मोहब्बत पे ही है, वो बढ़कर आगे नहीं आई है, सिर्फ कैस आगे आया है अकीदत तक। उसको कह देता है भाई साफ साफ कि कोई दिक्कत नहीं, अब सब मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं सब ठीक कर दूंगा, प्रॉमिस। तेरे पापा को भी मना लूंगा। पापा नहीं मानेंगे। तो अरे पैरों में गिर जाऊंगा। छोड़ूंगा ही नहीं जब तक मानेंगे नहीं। और फिर भी नहीं माने तो भाग पड़ेंगे अपन। अपने पहाड़ के पीछे वाली दुनिया में मैं लकड़ियां काट के लाऊंगा, तू खाना बनाएगी, प्यार से रहेंगे, भाई बहन की तरह। नहीं बना ले। जिसमें लैला से कहा तो मैंने फिर एक बात बताओ आप कुछ करते क्यों नहीं? क्या? कुछ नहीं। अभी भी कुछ नहीं। गिव अप करके लोग चले जाते हैं। लैला की बकायदा शादी तय कर जाती है, अगले 2-3 दिन में शादी भी करवा रहे हैं। किससे करवा रहे हैं? जावेद पर्रे से। नाम में ही नफरत है यार। जावेद पर्रे से बकायदा पूरी मेहनत करता है कैस, अपने बाप को भेजने से लेकर उनके लैला के पिता के पैरों में घुस जाने तक कि भाई आप समझ ही नहीं सकते मेरा और लैला का क्या रिश्ता है, और मैं आपको समझा भी नहीं पाऊंगा। बहुत मनाता है और आखिरकार गुस्से में चिल्ला पड़ता है कि दुश्मन हो तुम अपने बेटी के, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। बस यही सुन लेती है वो। कहाँ खड़ी हुई? बालकनी आएगी ही आएगी। बालकनी में खड़ी हुई, पूरी अकीदत से, पूरे विश्वास से, पूरे फेथ से कैस नीचे से आवाज लगाता है कि लैला आजा, पहाड़ों के पास जाने का टाइम हो गया, आजा। उसकी आंखों में पूरा विश्वास है कि लैला अभी भागते हुए नीचे आने वाली है, लेकिन ऐसा होता नहीं ना जी। तू तो मेरे बाबा के पैर पकड़ने वाला था कैस, सब ठीक करने वाला था ना। तू झूठा है तू। कुछ नहीं है पहाड़ों के उस पार। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल में दिखाना। दफन हो जा, गेट लॉस्ट कहकर उसे भगा देती है। पूरी अकीदत में खड़ा हुआ। आप किसी से कितनी भी मोहब्बत करते हो, अगर आपका माशूक आपसे कह दे कि जा अपनी शक्ल आइंदा मुझे कभी मत दिखाना, दफन हो जा, कुछ तो अंदर बदलेगा ना, हिलेगा ना। तो कैस कह पड़ता है कि जवाब नहीं आता, अब तू ही ढूंढ मुझे। और फिर से वो उन दोनों की किस्मत को कायनात पर छोड़कर चल देता है। वापस नहीं आएगा अब कैस, खुद से तो वापस नहीं आएगा कैस। जब तक लैला बुलाएगी नहीं, कैस वापस आएगा नहीं। कैस चल पड़ता है, निकल गया। कहाँ गया? कितने सालों के लिए? 4 साल के बाद अपने पिता के मौत के कारण कैस को वापस आना पड़ता है। लेकिन जो वापस आया है वो कैस नहीं है, जो वापस आया है वो ये मजनू शब्द समझते हैं आप? मजनू शब्द का मतलब ही है पागल। जो पागल हो चुका है उसे कहते हैं कि मजनू हो गया है ये। तो अब जो वापस आया है वो कैस नहीं है, वो मजनू है, क्योंकि 4 साल तक उसने लैला का सिर्फ इंतजार किया। उसकी आंखों के सामने हर जगह से वही की चेहरा दिखता था। किसका? बस। और कायनात 2 दिन बाद ही अपना काम कर देती है। आखिरकार लैला को पता चलता है कि कैस वापस आया है। और मिली कि नहीं? आया हुआ है ना तेरा यार। सच्चा इश्क वही है जहां आशिक के आने की खबर महबूब से पहले रकीब को मिल जाए। वही बताता है। और लैला आखिरकार कैस को फोन करवाती है। लैला का फोन आया था, मिलना चाहती है आपसे। तैयार है मजनू, क्लीन शेव करके आया है, स्टबल हटा के पसंद नहीं है ना, वही ब्लू कोट पहन के जो पहली मुलाकात में पहना था। भाई के साथ बैठा हुआ है कि सुन कल आते हैं, आज नहीं हो पाएगा। डर रहा है, बताना ठीक ठाक तो लग रहा हूँ, हंस देगी। और इतने में लैला पीछे आकर खड़ी हो जाती है। एक सेकंड के लिए अपने आप को उनके जूतों में इमेजिन करने की कोशिश करो। 4 साल से उसको देखा नहीं है, शायद कभी देख ना पाऊंगा, ये भी जहन में बात थी, क्योंकि कहा है उसने शक्ल मत दिखाना। फिर भी कायनात ने ऐसा खेल खेला कि सामने देखने ही वाला हूं मैं, बस पीछे। सबसे पहले तो शर्म आएगी ना, और लड़का भी तो है ये। प्यार से बाल ठीक करता है, पलटता है और देखता है उसे। एवरी टाइम आई टॉक अबाउट दिस सीन ना, वैसे भूला नहीं जाता यार। क्या सीन है। अरे बस वो पलटा और उसने पहली दफा 4 साल के बाद देखा है अपनी लैला को। उसकी आंखों में ऐसा दिखता है कि जैसे उसने खुदा देख लिया हो। उसका खुदा सामने है। और ऐसे ही 4थी स्टेज पे खड़ा, अकीदत पे खड़ा हमारा कैस एकदम से खुदा देखकर गिर पड़ता है। ऐसे एक माशूक अपने खुदा का सजदा करने गिर गया हो।
खुदा देख लिया हो। वो गिरने भर से कैस प्रेम की 5वीं स्टेज पर आकर खड़ा हो जाता है, जिसे कहते हैं इबादत। बोल के देखो, इबादत। ये वो स्टेज है जब आप जिससे मोहब्बत करते हैं ना, वो आपके लिए खुदा बन जाता है। यू स्टार्ट वर्शिपिंग दैट पर्सन सो मच, वो आपके लिए खुदा है। उसकी शक्ल अगर एक बारी ऐसे सामने दिख जाए तो कैसे कोई अपना होश ना खो दे, गिर पड़ता है वो। लैला देखकर पगला जाती है कि कोई शख्स आपसे इतनी मोहब्बत करता है, फिर भी फोन करती है कि आ रही हूं मैं, चले जाएंगे हम पहाड़ों के पीछे वाले घर में। आती है भागी भागी, और आती ही सबसे पहले गले मिलती है और कहती है ढूंढ लिया ना मैंने तुझे। तब तक कैस क्या कर रहा है, सामान वामान पैक करके खड़ा है कि जैसे उसने बोला चलना है वो तो रेडी, चलो निकले। लेकिन 4 साल पहले से जब भी कैस के सामने सिचुएशन आई है कि लैला उसकी होगी, उसको क्या मिलता है? इंतजार। पहले डिवोर्स का इंतजार, फिर इद्दत का इंतजार। आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा कहानीकार कौन है? वक्त। जब वक्त कहानियां कहता है तो हम बस चुपचाप बैठ के देखते रहते हैं और कुछ भी नहीं। और वक्त ऐसा खेला कि उसी रात जावेद पर्रा, आंटी हमें सबसे ज्यादा खुश है, बता रहा हूं, जावेद पर्रा गया। उसी रात को जावेद पर्रा मर जाता है। अब सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि सब सॉल्व हो गया, लेकिन नहीं, यही तो वक्त खेल गया। अब फिर शुरू होती है इद्दत। इस्लाम में कहते हैं कि अगर आपका शौहर मर जाए तो आपको 4 महीने 10 दिन तक इद्दत में रहना होता है। तब तक किसी से मोहब्बत करने की, फिर से शादी करने की इजाजत नहीं होती। और इंतजार, जब जब कैस ने चाहा कि लैला उसकी हो जाए, बदले में उसे मिलता है सिर्फ इंतजार। पहले डिवोर्स का इंतजार, फिर इद्दत का इंतजार। जैसे ही इंतजार पागल कर देगा उसे, वो घड़ी की टिक 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 उसके दिमाग में चलने लगती है। पागल होता जा रहा है धीरे धीरे कैस। वो जो कभी कभी लैला उसे सामने चलती हुई दिख जाती थी रंगीन कपड़ों में, वो अब बढ़ चुका है। बहुत दफा दिखने लगी, हाथ में सॉफ्टी पिघल जाती है बैठे बैठे कई दफा। They say whenever society rejects you, nature accepts you। तभी उसका भाई उसे ले जाता है पहलगाम वाले घर पे कि चलो थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा। और वो पहुंच जाता है नेचर में। सबसे पहले तो नेचर में जाते ही वो पूरी जोरों से चिल्लाता है, अपनी सारी भड़ास बाहर निकाल देता है। फिर जो लैला उसे अभी तक दिख रही थी, अब वो उस लैला से बातें करने लगता है। देखो, पहले तो आप जिससे मोहब्बत करते हो वो आपको खुदा की तरह दिखने लगे। वही खुदा 24 घंटे आपके आसपास रहने लगे, हर समय दिखता रहे, और अब वही खुदा आपसे बातें भी करने लगे। तो फिर आपको किसी और की भी जरूरत है क्या पूरी जिंदगी में? बहुत खुश हो आप उसी के साथ, हमेशा हमेशा के लिए। खुद से बातें करने लगा है, लैला से बातें करने लगा है। कोई बाहर से देखेगा तो कह देगा पागल हो चुका है ये, मजनू हो चुका है ये। पागलपन इतना बढ़ जाता है कि खुद से बातें करते करते अब लोग भी देख चुके हैं इसे, घर पे काम करने वाले भी। तो उसको भाई के फोन ऑन करके बुला लेते कि सर आप यहाँ जल्दी आ जाए, वो जो ना पूरा टाइम किससे बात करता है। भाई बिठाता है, क्या है, किससे बातें करते हो? इतना प्यारा सीन लगता है मुझे कि यार देख जैद, प्रॉब्लम ये नहीं है जैद कि मैं बात करता हूँ, क्या बात करता हूँ, किससे बात करता हूँ। प्रॉब्लम यह है कि पिछले 4 साल से मैं इंतजार कर रहा हूं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन अब जैसे भी यहां पहुंचा हूं, खुश आज अच्छा है ना, इंतजार नहीं है। क्या खूबसूरत गाने लिखे हैं ना इस पिक्चर के। इरशाद कामिल के लिए एक बार ही जरा वो one of the finest lyric writer this industry has ever seen, ladies and gentlemen, एक दफा और इरशाद कामिल सर के लिए एक बार ही और बेहद। अपने इस पागलपन में आखिरकार कैस चलकर इबादत से भी आगे कुछ होता है। 6ठी स्टेज जिसे कहते हैं जुनून, When love becomes madness, जब प्यार पागलपन बन जाता है, आपको अपने महबूब के अलावा कहीं कुछ दिखता ही नहीं, पगला जाते हो तुम, हर जगह बस वही उससे ये तो बातें भी कर रहा, अब बातें करता हो कहीं जा रहा है कि नहीं ना। तू चुप कर, ठीक है, मुझे तेरी बात नहीं सुनी। पता ना क्या होता, मरवा दिया था तूने मुझे। ऐसे ही बकबक कर रहा होता है, झगड़ रहा होता है। ये कितनी खूबसूरत बात थी यहाँ पे कि आपका खुदा जिससे आप मोहब्बत भी करते हो, आपका माशूक है, उससे आप रूठ भी रहे हो।
झगड़ा भी कर रहे हो, मस्तियां भी कर रहे हो, और वही झगड़ा करते करते कुछ लोग बगल में बैठे होते हैं, नमाज पढ़ रहे होते हैं, उनकी नमाज खराब हो जाती है, अस्तगफिरुल्लाह करके गुस्से में उठते हैं। हमारी नमाज खराब कर दी, हमारे सामने आके खड़े हो गए, दिखता नहीं हम नमाज में थे। याद है वो सीन? आई थिंक उस मूवी का पूरा क्रक्स है उस एक छोटे से सीन में। पूरी की पूरी पिक्चर कहानी आपसे जो कहना चाहती है, आपके दिल में एक सेकंड में उतर जाता है उस समय वो सीन। जैसे ही उनकी नमाज खराब होती है, उठकर आते हैं और कैस को पीटने लगते हैं। एक तो देखो रिच स्पॉइल्ड ब्रैट था ये लड़का, कुछ भी हो जाए किसी की मार तो नहीं सहेगा ना। बड़े गुस्से में आता है, रिटेलिएट करता है कि आपने मुझे क्यों मारा? दबाओ जाए से। मुझे क्या किया मुझे मारा? हाँ? कि माना मैं खोया हुआ था, अपने माशूक से बातें कर रहा था, आपको देख नहीं पाया, मैं खोया हुआ था। तो तू चुप रह, मैं बात कर रहा हूँ उनसे। लेकिन आप भी तो खोए हुए थे, आप ही तो अपने माशूक से बात कर रहे थे, आपने मुझे कैसे देख लिया? मैंने तो कुछ नहीं कहा। बात बहुत गहरी थी, बहुत जोर से जाकर लगी। बात बहुत जोर से लगी क्योंकि उनका अहंकार टूटा। उन्हें लगता था कि वो नमाजी हैं, वो इबादत में लगे हैं, लेकिन जैसे ही कैस ने सवाल पूछा, उनका अहंकार चकनाचूर हो गया। और जब भी आपके अंदर का अहंकार कोई तोड़ता है तो सबसे पहले आप वायलेंट हो जाते हैं, वायलेंस बाहर निकलता है, और उसी वायलेंस में उठाकर एक बड़ा सा पत्थर दे मारते हैं कैस के सर पे। खून बह रहा है हर जगह से, चिल्लाता है वो, खून बह रहा है। मजनू के अंदर अगर थोड़ा सा भी कैस उस समय बचा था ना, तो पत्थर पड़ने से पूरी तरीके से वो कैस अब खत्म हो गया। अब वो पूरी तरीके से सिर्फ मजनू हो गया था। अब वो शख्स जो वहां खड़ा था प्रेम में पागल, वो पूरी तरीके से हाफिज हो गया था। हाफिज शब्द के मायने जानते हैं आप लोग? हाफिज शब्द उस शख्स के लिए यूज किया जाता है जिसने कुरान पन्ना बा पन्ना पूरी पढ़ ली है, जो पूरी तरीके से कुरान समझ चुका है, खुदा के इतने करीब पहुंच चुका है, उसे कहते हैं। इस गाने के जरिए बताया गया कि जुनून तक अगर मोहब्बत में पहुंच जाए कोई शख्स तो वो हाफिज समझा जाता है, वो खुदा के उतने करीब पहुंच जाता है जितना आप कुरान पढ़ के पहुंचते हैं। अब मजनू पूरी तरीके से हाफिज हो चुका था, उसके अंदर का कैस पूरी तरीके से मर चुका था। वो जाकर नीचे छलांग लगा देता है, बड़ी मुश्किल से उसके दोस्त, उसके भाई सब आकर उसे उठाते हैं, लेटाते हैं, घर पे देखभाल कर रहे हैं, और तभी उससे मिलने कौन आती है? लैला आती है। लोग उसे उठाते हैं, देख लैला आई है। तुम मजनू से कह रहे हो लैला आई है? तू मुझे बताएगा लैला आई है? लैला आई हर रोज आती है, हर जगह होती है, तो क्या बात हो गई? कैस तू मेरी बात सुन। कैस मैं जानता हूं ये लैला है। फिर वो कौन है? क्यों वो लैला नहीं है? इन दीवारों में, इन तस्वीरों में, मेरी सांसों में, मुझ में, तुझ में, बस एक ही नाम। मेरी सांसों में, मुझ में, तुझ में, हर जगह बस एक ही नाम। ला इलाहा ला गाने के साथ कोई और जस्टिस कर ही नहीं सकता था जो मुनीम जी ने किया है। राइट, एक बारी मुनीम जी अलिफ के लिए एक बारी जोर से ताली बजाएंगे यार। ये सुनकर सबसे पहले लैला की एक्सप्रेशन टुक मी बाय सरप्राइज। आई थॉट शी विल रिएक्ट इन अ वेरी डिफरेंट मैनर, बट नो, ब्लैंक एक्सप्रेशन, खत्म। अब यहीं से हमारी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होती है। बात मेरी बहुत ध्यान से सुनना। शुरुआत में लैला मोहब्बत पे खड़ी थी, मोहब्बत तक पहुंची थी, उसके बाद कभी आगे नहीं आ पाई, लेकिन मजनू अकीदत इबादत करते करते जुनून तक पहुंच गया। लैला ने जैसे ये सब सुना, ब्लैंक एक्सप्रेशन। सामने अम्मू पूछने भी जाती है, साहिबा बाली अनादर गुड वर्क। साहिबा बाली के जोर से ताली बजाएंगे हम। सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, तो टेंशन मत ले। वो कह रही है सब ठीक है अम्बू,
वो बस आगे निकल गया है, तो अब मुझे भी आगे बढ़ना होगा। अब समझे कहाँ आगे निकल चुका है? बस वो थोड़ा आगे निकल चुका है, लेकिन अब मुझे भी आगे जाना होगा। और वो छलांग मारती है तीसरी स्टेज से सीधे 7वीं और आखिरी स्टेज पे, जिसे कहते हैं हाथ में वही चिट्ठी लिए कि जा मैं अब नहीं आता, कि जा मैं अब नहीं आता, अब तू ही। और लैला हाथ में वही चिट्ठी लिए मर गई। जब ये बात कैस को रात को 2 बजे एकदम से जागा, समझ गया था मजनू कि लैला जा चुकी है, लेकिन पागल समझ के उसे दरवाजे में बंद कर दिया गया है। आसपास कोई नहीं है, चिल्ला रहा है, चीख रहा है, बाहर जाना चाहता है, आखिरी दफा अपनी लैला को देखना चाहता है, दफनाने से पहले कम से कम आखिरी दीदार हो जाए। लेकिन नहीं, नोच रहा है पर्दे, फाड़ रहा है तकिए, दरवाजा तोड़ने की कोशिशें कर रहा है, लेकिन कुछ नहीं हो पाता। और लैला को दफना दिया जाता है। उसके बाद आकर लोग उसे खोलते हैं। भागा भागा जाता है कैस आखिरी दफा कब्रिस्तान में उसी चश्मे के पास लैला को देखने, लेकिन लैला तो दफन है। हाँ, वो लैला दफन है, लेकिन उसकी अपनी लैला तो है ना, जो उसे हर जगह दिखती है, हर तरफ। और वही प्यार है, सफेद कपड़ों में पीछे खड़ी लैला इसे वापस बुला रही होती है, और एक बच्चे की तरह भागा भागा जा रहा होता है। तभी एक पैर पत्थर से टकराता है और सर जाके लग पड़ता है लैला की कब्र पे। और मजनू भी 7वीं और आखिरी स्टेज पे पहुंच जाता है, जिसे कहते हैं कहने का तात्पर्य इस पूरी कहानी से आपके लिए सिर्फ इन 2 लाइनों में कहा जा सकता है कि अगर आप कह सकते हो कि आपको किसी से इश्क था, कह देते ना, मैं उससे प्यार करता था, मैं उससे प्यार करती थी। अगर आप कह सकते हो कि आपको किसी से इश्क था, तो वो कुछ भी था, इश्क तो नहीं था। क्योंकि इश्क, मोहब्बत, प्यार, असल सच्चा इश्क, मोहब्बत, प्यार खत्म सिर्फ मौत पे होता है। उसके पहले अगर खत्म हो जाए तो वो कुछ भी था, इश्क तो नहीं था। और फिर वो आखिरी सीन आता है जब आखिरकार लैला और मजनू बड़े हो चुके हैं, और अब नकाब कहीं ना कहीं आप सब देखिए, गुलजार साहब का एक बहुत खूबसूरत सा थॉट था। उन्होंने कहा था कि जब तक शेर आपके दिमाग में है, आप सोच रहे हैं, तब तक वो शेर आपका है। जैसे आपने एक दफा वो शेर कह दिया, वो शेर लोगों का हो जाता है, फिर आपका उस पर कोई हक नहीं। तो सो सॉरी टू टेल यू दिस, स्पेशली ऑल द मेकर्स, कि जब तक ये पिक्चर आप लोग बना रहे थे, तब तक ये पिक्चर आपकी थी। अब ये पिक्चर हमारी है। मैंने जितना प्रमोशन इस फिल्म का किया है, जितना प्रमोशन इस फिल्म का किया है, मैं कह रहा हूँ उर्वशी रौतेला भी नहीं कर पा रही। मैं बता रहा हूँ, आप नहीं समझोगे सर।